स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का अपने YouTube चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज आपकी है 13.3। एक्सरसाइज 13.3 आपके पास। और बेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मोस्टली नॉर्मली कह सकते हो या मोस्टली कह सकते हो। इसका क्वेश्चन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आ जाता है एग्जाम में बेस थ्योरम के रिगार्डिंग सीबीएसई के अंदर। तो देखो बेस थ्योरम होती क्या है। एक्चुअलिटी के अंदर जो फॉर्मूला हमारी बुक में दे रखा है वो फॉर्मूला क्या दे रखा है, पी ई आई अपॉन ए, पी ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू पी ई आई मल्टीप्लाई बाय पी ए अपॉन ई आई डिवाइड बाय पी ई जे मल्टीप्लाई बाय पी ए अपॉन ई जे एंड समीशन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं ये है क्या और इसको किस तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपके पास जे की वैल्यू 1 to n है, वेयर j इक्वल्स टू 1 2 3 ... n। j की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to n आ जाएगी। और i की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 2 3 ... n। ये आपके पास केस गिवन है या फॉर्मूला गिवन है हमारी बुक के अंदर बेस थ्योरम का। सबसे पहले देखते हैं बेस थ्योरम होती क्या है और इसको किस तरीके से अपने डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पास जो PEI दे रखा है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की। और यहाँ जो I मेंशन कर रहे हो आप, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होंगे आपके पास, E1 E2 E3 ... En। कई सारे इवेंट्स होंगे P E1 E2 E3 En। और ये आपके पास बीच में कॉम्बिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, A अपॉन EI या A अपॉन EJ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिक्स होके आ रही है आपके पास। तो हमारा जो एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट होता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से कि हमारे पास कई सारे इवेंट्स गिवन होंगे। मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 इवेंट होंगे या 2 केस होंगे तभी बेस थ्योरम अप्लाइबल होगी, अदरवाइज आप बेस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, जो इवेंट्स हैं आपने उस इवेंट्स को समझना है कि वो किस तरीके के इवेंट आपको गिवन है। और जो केस है यहाँ पे जो कंडीशन है, सभी के सभी इवेंट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ... यूनियन En, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस S हो जाएगी। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक, तो यहाँ लिख देते हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन ... En की वैल्यू सैंपल स्पेस S हो जाएगी। क्लियर। या मैं ये कह दूं कि एक कंडीशन को हम अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, एक केसेस को अलग अलग, एक इवेंट को अलग अलग केसेस में डिवाइड कर दें, तो मेरे पास जो डिसजॉइंट अलग अलग सेट बन जाएंगे E1 E2 En। उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ वर्क करवाना हो या उससे कुछ वर्क करवाना हो तो हमारे पास बेस थ्योरम काम आएगी। या उसके अकॉर्डिंग मुझे किसी एक केस के अंदर जाकर, मीन्स केस में केस लगा दिया, केस के अंदर जाकर अगर नेक्स्ट कंडीशन पे अप्लाई करना हो या नेक्स्ट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम। एक छोटा से एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए इसे। मान लेते हैं कि आपके पास 3 बॉक्स हैं A, B एंड C। तीनों ही बॉक्स के अंदर कुछ एक रेड बॉल्स हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 2 रेड बॉल है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। आप किसी एक स्टूडेंट्स को कहते हो कि आपने एक रेड बॉल चूज करनी है, ठीक है। तो वो रेड बॉल चूज करने से पहले किस चीज़ का यहाँ पे किस चीज़ को सिलेक्ट करेगा, पहले एक बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, A को, B को या C को। डायरेक्ट रेड बॉल को तो नहीं सिलेक्ट करेगा ना, ठीक है। जब हम एक बॉल को सिलेक्ट कर रहेंगे उससे पहले हम एक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 3, तो मेरा जो फर्स्ट सिलेक्शन था वो फर्स्ट सिलेक्शन बॉक्स का था, ना कि बॉल का था। तो मैंने फर्स्ट सिलेक्शन क्या किया, बॉक्स का किया। उस बॉक्स के अंदर फिर मैंने क्या किया,
4 बॉल है, उस 4 बॉल्स में मैंने एक बॉल का सिलेक्शन किया, तो मेरे को जो वर्क दिया गया था वो एक दिया गया था, एक बॉल का सिलेक्शन करना था, लेकिन मुझे वर्क 2 करने पड़े, एक बॉक्स का सिलेक्शन फिर बॉल का सिलेक्शन। तो इस चीज को हम यहाँ पे कहते हैं बेस थ्योरम। इस चीज को हम यहाँ पे कहेंगे बेस थ्योरम कि केस के अंदर केस लग रहा है, पहले बॉक्स का सिलेक्शन फिर बॉल का सिलेक्शन, तो केस के अंदर केस लग रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे वो है केसेस बनाना। आप ए बी सी ये 3 केस कैसे बनाओगे, और इसी केसेस को यहाँ पे E1 E2 E3 से मेंशन किया जाता है। इसी केसेस को यहाँ पे E1 E2 E3 से मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स मैंने लिए थे उसको मैंने E1 E2 E3 कह दिया, तो इसी चीज को यहाँ पे EI और EJ से डिनोट किया गया है फॉर्मूले में। क्लियर? उसके बाद इन तीनों में ही आप एक सिमिलर वर्क कर रहे थे। वो सिमिलर वर्क क्या था, एक बॉल का यूज कर रहे थे आप, रेड बॉल का, एक रेड बॉल को आप सिलेक्ट कर रहे थे, ये इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी। तो ध्यान रखना, जो सिमिलर वर्क होगा, जो रेड बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिमिलर वर्क कर रहे हो, उस सिमिलर वर्क को हम हमारे फॉर्मूले में ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस के अंदर आपने जो सिमिलर वर्क करना है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो ए आ रहा है वो क्या होगा, अलग अलग केसेस में, दिए गए अलग अलग केसेस में आपने जो सिमिलर वर्क यूज करना है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ए है। वो क्या है, यहाँ पे आपके पास ए है। क्लियर? तो ए क्लियर हो गया, इवेंट्स क्लियर हो गए। अब फॉर्मूले को समझते हैं थोड़ा सा। तो फॉर्मूला किस तरीके से है हमारे पास, हाँ जी, तो फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, जो EI अपॉन ए है, मान लेते हैं कि I की वैल्यू यहाँ पे 1 है या 2 है, 1 मान लेते हैं हम एक बार, तो PE1 अपॉन ए, इस केस में मैंने इस I की वैल्यू को 1 लेट कर लिया, तो PE1 अपॉन ए है ना, E1 अपॉन ए, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, PE1 एंड मल्टीप्लाई बाई PA अपॉन E1। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, इसकी लैंग्वेज बनेगी कि आपने E1 केस को लेट करते हुए, या E1 केस आपको दिया गया था, तो उसमें से आपने जो भी ए के साथ वर्क करवाया उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है E1 की प्रोबेबिलिटी के साथ। और यहाँ जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो हमने आपको थ्योरी बताई थी इसकी, तो इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं, इसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं ना कि आपने E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ए आपको गिवन हो। या मैं आपको ये कह दूं, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था रेड बॉल वाला, तो रेड बॉल आपको क्या गिवन है, लेकिन केस ये है कि वो ए बॉक्स से निकाला है या बी बॉक्स से निकाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, इफ इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए और बॉक्स बी, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपके पास J1, अगर आप 1 रखते हो तो सेम केस यहाँ पे भी आ जाएगा फर्स्ट के लिए, फिर प्लस क्योंकि समीशन है, फिर 2 रखोगे तो फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे E2 करके यहाँ पे सेकंड केस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्ली बेसिक इसका समझा देते हैं कंप्लीट। तो ये था फॉर्मूला। फिलहाल अगर आप फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन से ये आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से करेंगे, सिंपल आपके पास क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर इसका है, आप सबसे पहले करोगे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे एक बार, पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें बेस थ्योरम समझनी है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम के रिगार्डिंग नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ 2 बैग्स इज सिलेक्टेड रैंडम। इन दोनों में से एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो हमने ये लिया, ये E1 है, ये E2 है, ये E1 ले लिया और ये E2 ले लिया। ठीक है, अब आप कोई भी बॉल सेलेक्ट करो, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है, वन ऑफ 2 बैग्स इज सेलेक्ट एट रैंडम
एंड ए बॉल इज ड्रॉन, हमने एक बॉल ड्रॉ की है और विच इज रेड बॉल कह रहा है, वन रेड बॉल। चाहे आप ये बैक सेलेक्ट करो तो एक रेड बॉल निकालनी है, अगर ये बैक सेलेक्ट करते हो तो भी एक रेड बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लास्ट लाइन जो है आपकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मैं फर्स्ट बैग जो था उस पर एक बार टिक कर लेता हूँ, ये लास्ट में बताऊँ मैंने टिक क्यों किया है, ठीक है। तो फिलहाल आप अपने क्वेश्चंस पे वर्क करो। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास दो केस थे, है ना, तो सबसे पहले आप उस केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। हियर P even is equal to PE2 is equal to 1/2। ये कैसे आया, P even equal to PE2 is equal to 1/2। मेरे पास दो बैग थे, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो पहले लिया था उसमें आपको यही बताया था कि आप सेकंड केस पे बाद में जाते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या था, रेड बॉल को सेलेक्ट करना था, लेकिन रेड बॉल का केस जो है वो सेकंड केस है, फर्स्ट केस है आपका बैग को सिलेक्ट करना। तो पहले आपने बैग को सिलेक्ट किया, बैग कौन है, E1 एंड E2, तो यहाँ आपके पास रेड बॉल का कोई लेना देना नहीं है। तो दो बैग हैं, दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी ऊपर, प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट बैग, वर्ड बैग यूज हो रहा है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट बैग P1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू 1/2। तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास सबसे पहले तो क्या आएगा, ये E1 क्या है, E2 क्या है, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे E1 E2। तो E1 क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, बैग 1 है, बैग फर्स्ट है, और E2 क्या है, बैग सेकंड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए क्या लेंगे यहाँ पे। अब ए के लिए देखो सुन, आप क्या कर रहे हो, बैग से रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हो, इस बैग से भी क्या कर रहे हो, रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों में कॉमन इवेंट क्या आ रहा है, रेड बॉल। तो ए क्या है, ड्रॉ रेड बॉल लिख दो या रेड बॉल लिख देना, वन रेड बॉल, या सिलेक्ट रेड बॉल। ए क्या हो गया, सिलेक्ट या सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, ए मेरे पास इवेंट हो गया। अब देखिए हमने करना क्या है, सबसे पहले P A अपॉन E1 एंड P A अपॉन E2। सुन, आपकी जो लैंग्वेज बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर वो यहां से देख के बनेगी, ठीक है। तो यहां इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो E1 क्या है, बैग फर्स्ट, A क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल selected from first bag, probability of red ball selected from first bag। अब फर्स्ट बैग से अगर आप रेड बॉल को सिलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहां से 4 रेड है, टोटल कितनी है 8, तो 4/8। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है, टोटल बॉल है 8, तो 4/8। A अपॉन E2 मीन्स सेकेंड बैग, A मीन्स सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, तो क्या आएगा, रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड बैग, रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड बैग। सेकेंड बैग में देखो 2 रेड बॉल है, टोटल 8 है, 2 and 6 8, टोटल 8 है, तो 2/8 आ गया, PA अपॉन E2 आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए। अब देखो जो मैंने यहाँ पे जो टिक किया था, ये पोर्शन टिक किया था, है ना, ये टिक इसीलिए किया था कि आपको जब फाइंड करना हो, क्लियर, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास वो देख लीजिए। सबसे पहले तो P A अपॉन E1, P A अपॉन E1, तो ये वैल्यू है, A अपॉन E2 ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट आप करोगे E1 अपॉन A, क्या फाइंड करोगे, E1 अपॉन A, ये फाइंड करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, E1 अपॉन A फाइंड करोगे। यहाँ पे क्यों फाइंड करेंगे E1 अपॉन A, पहले ये तो ये समझिए, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो आप, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग,
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट बैक से ड्रॉ की गई है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट बैक से ड्रॉ की गई है, इसलिए इवन ऊपर आ गया, है ना। और बॉल ड्रॉ कर रहे हो, कौन सी बॉल ड्रॉ कर रहे हो, रेड बॉल, ये आपको गिवन है, तो ये आपके पास ए डिवाइड में आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो आपको वो फॉर्मूला याद में रखने की जरूरत नहीं है, ई आई वाला और समेशन वाला, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ केसेस देखो कितने हैं हमारे पास, 2 केसेस थे, E1 एंड E2, 2 केसेस थे, तो नीचे तो सारे केसेस आएंगे आपके पास, तो P(E1) मल्टीप्लाई बाय P A/E1, A/E1 प्लस, क्योंकि सिग्मा लगा था उसमें, प्लस P(E2) मल्टीप्लाई बाय P A/E2, P(E2) मल्टीप्लाई बाय P A/E2, एंड यहाँ देखिए E1/A, तो E1 अगर यहाँ E1 है तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, E1 आएगा। वहाँ जो फॉर्मूले में EI था और न्यूमरेटर पार्ट में भी क्या था, EI था, तो अगर E1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, E1, तो P(E1) मल्टीप्लाई बाय P A/E1। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर एक ही केस आता है और ऊपर वही केस आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी हो। अगर E1 की फाइंड करनी है तो ऊपर E1 वाला केस आएगा, अगर E2 की फाइंड करनी है तो ऊपर E2 वाला केस आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए और इसे सोल्व कर लीजिए। देखो वैल्यूज पुट करोगे तो P(E1) की वैल्यू क्या है, 1/2, P A/E1 की वैल्यू है 4/8 एंड P(E1) और ये सेम है आपके पास, तो 1/2 इंटू 4/8 प्लस P(E2) की वैल्यू है 1/2 एंड P A/E2 की वैल्यू है 2/8। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा रफ कर देते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन पार्ट है, देख लीजिए भी। आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम 16, इधर 16, इधर 16, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाय, ये आपके पास 4 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 4 डिवाइड बाय 6 हो गया। इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हो सकता है ये थोड़ा बहुत आपको अभी कम समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता है, कैलकुलेशन लेंथी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 100% आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक कवर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा किस तरीके से करना है, क्योंकि टॉपिक किसके ऊपर है। देखो एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लो, टॉपिक किसके ऊपर है, टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर। एक है केस, E1, E2, E3, इस तरीके से केसेस हैं, और एक है कॉमन वैल्यूज या कॉमन इवेंट जिसे हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, कॉमन इवेंट जिसे हम ए बोल रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 केस थे, E3 नहीं था, 2 केस थे, E1 एंड E2, बैग 1 एंड बैग 2, E1 E2। कॉमन केस क्या था, इस बैग से करना क्या है, आपने रेड बॉल ड्रॉ करनी है। कॉमन केस क्या था, बैग से आपने रेड बॉल ड्रॉ करनी है, तो रेड बॉल, कॉमन केस क्या था, रेड बॉल, एक था सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। तो उसके बाद आपने क्या वर्क करना है इसमें, तो बेसिक पार्ट में देखो, अगर आपको ये पता लग गया, बेसिक पार्ट में देख लीजिए, अगर आपको ये पता लग गया कि E1, E2 और A, ये 3 चीजें पता लग गई, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड कर दो, P(E1), P(E2), P A/E1, P A/E2। तो ये बेसिक पार्ट है आपका, ये आपका बेसिक पार्ट है, P(E1), P(E2), प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल विद A एंड E1, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल विद A एंड E2। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, P A डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन केस है, जिस केस की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर E1 की फाइंड करनी है तो यहाँ E1, E2 की फाइंड करनी है तो E2, E3 की फाइंड करनी है तो E3, और यहाँ पे फिर इसका कंप्लीट फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट, तो एक बार ये जो बेसिक बताया, ये वाला बेसिक बताया है, इसी बेसिक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। फिर बताना कमेंट में कि समझ में आया या नहीं आ रहा। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। हाँ जी, देखिए आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, देयर आर 3 कॉइन्स है, तो मैं बॉक्सेस बना लेता हूं 3, 1, 2 एंड 3। ये 3 कॉइन है, इसका मतलब मेरे पास 3 केस गिवन है, E1, E2, E3, 3 केस गिवन है। अब वर्क क्या है इस बॉक्स के अंदर क्या है वो देखते हैं। 6 क्वेश्चन में देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन, जो फर्स्ट है वो 2 हेडेड कॉइन है, तो हेड उसमें क्या है, हेड है, दोनों साइड दोनों फेसेस पे हेड है। नेक्स्ट कहता है अनदर इज बेस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। बेस्ड का मतलब होता है कि दोनों की जो रेशो 50-50 होनी चाहिए थी वो 50-50 ना होके अनबेस्ड बना दी, सॉरी उसको बेस्ड इस तरीके से बना दिया कि एक साइड 75% ज्यादा टॉस में आ रही है या उसका जो विनिंग साइड है वो ज्यादा है, तो हेड आपके पास क्या है 75%, हेड आपको गिवन है 75%। एंड थर्ड आपको क्या गिवन है, थर्ड इज अनबेस्ड कॉइन। अनबेस्ड आपका सिंपल कॉइन होता है, नो मतलब कि आपके पास हेड भी है और टेल भी है, 50-50 रहेगा, ठीक है। वन ऑफ 3 कॉइन इज चूज एट रैंडम एंड टोस्ट। अब देखो इन तीनों कॉइन्स में से, अभी देखो उसने ना तो हेड बोला, ना ये बोला, ना हेड टेल बोला, उसने कहा 1 कॉइन इज चूज एंड टोस्ट। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P(E1) इक्वल टू P(E2) इक्वल टू P(E3) इक्वल टू 1/3। मीन्स 3 कॉइन थे, 3 कॉइन में से एक कॉइन को आपने क्या करना है, चूज करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। 3 में से 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, अब लैंग्वेज से पहले आप देखो क्या करोगे, E1, E2, E3 को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो E1 क्या है आपके पास, कॉइन फर्स्ट, E2 आपके पास सेकंड कॉइन एंड E3 आपके पास थर्ड कॉइन, E3 आपके पास थर्ड कॉइन, ठीक है जी। अब हमारे पास आता है मेन पॉइंट ए क्या है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी लाइन स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट 1 कॉइन फ्रॉम 3 कॉइन। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट 1 कॉइन फ्रॉम 3 कॉइन्स, हाँ जी। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए आपको ए क्या गिवन है यहाँ पे, ए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए का। तो क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, 1 of 3 coins is choose at random at toss, it shows head। तीनों में से कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया, उसको टॉस किया, तीनों कॉइन के लिए क्या कह रहा है, इट शोज हेड। अब तीनों में कॉमन पॉइंट क्या आ गया, हेड आ रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, कॉइन शोज हेड। तो ए क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हेड शो कर रहा है, कोई भी कॉइन हो तीनों में से। अब क्वेश्चन क्या कहा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। लास्ट लाइन पे गौर कीजिएगा, 2 हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 हेडेड कॉइन की फाइंड करनी है। तो 2 हेडेड कॉइन कौन सा है, E1। तो जो लास्ट हमारा केस या जो लास्ट हमारा फॉर्मूला बनता है वो किस पे बनेगा, E1 पे बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे बनेगा। फिलहाल अगर आपके पास ए आपको पता चल गया, कॉइन शोज हेड, ये है ए, तो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P(A)(E1), P(A)(E2), P(A)(E3, क्योंकि 3 केस थे, तीनों फाइंड करने हमें। अब P(A)(E1), अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, यहाँ पे स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना चाहो तो। E1 क्या है, कॉइन फर्स्ट, ए क्या है, हेड। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो फर्स्ट कॉइन पर अगर हेड आप शो कर रहे हो, हेड कितने हैं यहाँ पे, दोनों ही हेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1। एक श्योर इवेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि दोनों ही साइड्स पर हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। सेकंड कॉइन की बात करें, E2 का मीन सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन की हेड की प्रोबेबिलिटी आपको 75% गिवन है, तो 75%, और 75% कितना होगा, 75/100, तो 3/4, 25 से डिवाइड कर दोगे तो 3/4। थर्ड कॉइन आपके पास क्या है, E3, हेड टेल 50-50 है, तो इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी, ए क्या हेड है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
1/2 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक आपके पास A/E3 तक। अब बात करें हमारे फॉर्मूले की, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान देखना भी। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। फॉर्मूले में क्वेश्चन ने क्या कहा था, इवन चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2 हेडेड कॉइन, तो इवन चाहिए हमने, तो इवन चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन क्या था हमें, कॉमन पॉइंट ए, गिवन क्या था, कॉमन पॉइंट ए। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, आपको पूरा टॉपिक क्लियर कवर हो जाएगा। देखिए भी, ऊपर इवन था तो ऊपर इवन ही रहेगा, तो पी इवन मल्टीप्लाई बाय पी ए अपॉन इवन। नीचे सभी केसेस आएंगे, कितने केस थे, 3 केस थे, तो सभी केसेस। पहले फर्स्ट केस लिखते हैं, तो पी इवन ए अपॉन इवन, ये फर्स्ट केस था, प्लस सेकेंड केस लिखते हैं पी ई टू मल्टीप्लाई बाय पी ए अपॉन ई टू, ये सेकेंड केस था, प्लस थर्ड केस लिखते हैं तो पी ई थ्री मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन ई थ्री, ये थर्ड केस था। अगर ऐसे एक और केस होता फोर्थ, तो प्लस फोर्थ केस, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 3 केस हैं, तो डिनोमिनेटर में सभी केसेस आएंगे, ध्यान रखना। न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ वो केस आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। E1 की फाइंड करनी थी तो E1, E2 की फाइंड करनी थी तो E2। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो देखो पी E1 वैल्यू 1/3, A अपॉन E1 की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस E2 की वैल्यू भी 1/3 है, पी E2 की वैल्यू, पी ए अपॉन E2 की वैल्यू है 3/4 प्लस पी E3 1/3, ए अपॉन E3 की वैल्यू है 1/2, ये आपके पास। एलसीएम देखो क्या आ रहा है, एलसीएम ऊपर तो 1/3 रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा आपके पास 3 4 12 एलसीएम, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 प्लस 3 प्लस, और ये आपके पास 3 × 2 6, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 3 1 × 3 एंड 4 ऊपर जाके 4 × 1 हो गया, डिवाइड बाय 3 2 7 एंड 4 3 7 2 9, तो आपका आंसर हो गया 4/9। आपका आंसर क्या हो गया, 4/9। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिलहाल एक बार 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, ठीक है। कोशिश कीजिए इसे एक बार फिर देखिए और ट्राई करो कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर 100% कीजिएगा ताकि उन्हें इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।